हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने मध्य वर्ग को आयकर में बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के समय 2.5 लाख आयकर पर कोई टैक्स नहीं था। इस बार इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 बजट के जरिए हर वर्ग, खासतौर पर गरीब, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जो उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। इस बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं, जो खासकर आम नागरिक, किसानों, युवाओं और छोटे व्यवसायियों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे। वित्त मंत्री ने जिस तरह से सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक समावेशन पर जोर दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं है, बल्कि समग्र समृद्धि है। आयकर में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने आम आदमी की उम्मीदों को नई दिशा दी है। इस बजट के जरिए भारत अपनी दीर्घकालिक विकास की यात्रा में और मजबूत कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा और साथ ही विकासों, निवेश और उपभोग को कई गुना बढ़ाएगा। हालांकि विपक्ष द्वारा बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वह स्वाभाविक हैं, क्योंकि विपक्ष अगर विरोध दर्ज नहीं करेगा तो वह विपक्ष कैसा। बहरहाल, वित्त मंत्री सभी को साधने वाले बजट से अर्थव्यवस्था को न केवल बल मिलना चाहिए, बल्कि वह कहीं तेज गति से बढ़नी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आर्थिक सर्वे जहां यह कह रहा है कि आगामी वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है, वहीं देश को विकसित बनाने के लिए कम से कम एक दशक तक 8% विकास दर की आवश्यकता है। आखिर यह आवश्यकता कैसे पूरी होगी? लोक लुभावन बजट के बाद भारत में कृषि, बेरोजगारी, कुपोषण, जल, महंगाई जैसी चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। जब तक हमारे उद्योग धंधे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं बनते, उन्हें इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए उत्कृष्टता भी हासिल करनी होगी, क्योंकि वे तभी वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। जब बजट में यह प्रावधान किया गया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कहीं आसानी से ज़्यादा कर्ज मिल सकेगा, लेकिन उनकी समस्या कर्ज नहीं, वह तकनीक है, जिसके अभाव में उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सशक्त होने से केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने में ही सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि रोजगार के कठिन सवाल को हल करने में भी आसानी होगी। बजट में सामाजिक विकास की योजनाओं पर धन का आवंटन बढ़ाना समय की मांग थी, लेकिन अच्छा होता कि यह बजट संदेश देता कि जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश भी आत्मनिर्भर होगा। टैक्स छूट से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, लेकिन कितना यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि टैक्स छूट से जनता के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए ही आएगा। बजट में सरकार अपनी नीतियों के जरिए भविष्य की रणनीति भी सामने रखती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा कि सरकार बजट के माध्यम से किसी बड़े बुनियादी बदलाव की ओर बढ़ रही है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम आदि के क्षेत्र में केंद्र की नीतियों पर सही ढंग से अमल राज्यों के सक्रिय सहयोग से ही हो पाता है। इस मामले में डबल इंजन सरकारें अर्थात भाजपा शासित राज्य सरकारों को तो लाभ मिलता है, लेकिन कई बार गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र की नीतियों को लागू
करने में अड़चन आती है। यही नहीं, बजट से पहले आय आर्थिक सर्वे की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस सर्वे में स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान और उद्योगों को महंगी बिजली जिक्र हुआ था, यानी मुफ्त या सस्ती बिजली देने के कारण भी उद्योगों को दी जाने वाली बिजली महंगी हो रही है। अधिकांश राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। बजट यह संकेत दे रहा है कि सरकार देश में जो आर्थिक सुस्ती दिख रही है उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। वह इसमें सफल हो सकती है, क्योंकि आयकर में छूट देने के साथ उसने कुछ समय पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा की है। लेकिन इसमें संदेह है कि बजट उन चुनौतियों का समाधान करने में भी सक्षम होगा जो विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में आड़े आ रही है। बजट यह संकेत नहीं करता कि सरकार चीन की ओर से पेश की जा रही आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में तत्पर है। भारत को चीन के विकल्प के रूप में विकसित करने की जो बातें होती थीं, उसके अनुरूप बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। प्राइवेट सेक्टर बजट घोषणाओं से उत्साहित नहीं है। इसका पता शेयर बाजार के रुझान से चला। यदि प्राइवेट सेक्टर चीन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हुआ तो 8% की विकास दर हासिल करना कठिन होगा। यदि यह लक्ष्य कठिन बना रहा तो फिर विकसित भारत के लक्ष्य को पाना भी मुश्किल होगा। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।